फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग डिलिमिटेशन कॉनंड्रम पढ़ेंगे। अच्छा, जानते हो कि इसमें जो अभी तमिलनाडु का जो सरकार है, स्टेलिन गवर्नमेंट, उसने अपने एमपीज़ को जो तमिलनाडु से आते हैं, जो लोकसभा में जो एमपीज़ आते हैं, उन्होंने बहुत सारे स्टेट में भेजा, साउदर्न स्टेट में भेजा, जैसे केरल में भेजा है, कर्नाटका में भेजा, आंध्र प्रदेश में भेजा है, ये समझाने के लिए कि यदि 2026 के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बैठे तो साउदर्न इंडिया को कितना नुकसान है। और अपने कुछ मिनिस्टर को भी भेजा है स्टेट में, बाकी स्टेट में, ये एक्सप्लेन करने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स भी हैं और इसके अगेंस्ट में भी है कि डिलिमिटेशन कॉनंड्रम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, डिलिमिटेशन कमीशन बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए 2026 के बाद। एंड एट द सेम टाइम ये इतना सुंदर एडिटोरियल है कि इसमें जो बाहर का यूनाइटेड स्टेट्स का मॉडल भी दिया गया है, एट द सेम टाइम यूरोपियन यूनियन का मॉडल भी दिया गया था, यानी कि आपको इसमें सोल्यूशन भी मिल जाएगा कि आय के लिए हमें क्या करना चाहिए जब इस तरह कन्फ्लिक्ट हो रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, फाइनेंस कमीशन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिवोल्यूशन जानते हो 41%। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि एक स्टेट और दूसरे स्टेट के कंपेयर में एक स्टेट को कितना दिया जाए, बेसिस ऑन द बेस ऑफ इनकम डिस्टेंस एंड अदर फैक्टर्स ऑल्सो। तो उसमें जानते हो कि जो साउदर्न स्टेट है वो लूजर है फाइनेंस कमीशन के, उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में भी, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में भी। तो एक मामला तो फाइनेंस कमीशन को लेकर हर समय रहता है। अब इस बार जो मामला है डिलिमिटेशन को लेके भी होगा आगे, क्योंकि 2000 आपने 84th अमेंडमेंट करके 2026 तक फिक्स कर दिया था, मगर 2026 के बाद तो रियलिटी है, सेंसस होना ही है। और जब सेंसस होगा तो जाहिर सी बात है, अभी एग्जाम्पल केरला जो 20 MP देता है लोकसभा में, उसका घट के 12 हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश देखते हो जो 80 सीट देता है, 80 MP देता है लोकसभा में, उसका बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, समझे, बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। तो ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है साउदर्न स्टेट, स्पेशली तमिलनाडु को। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, एक कंप्रिहेंसिव एडिटोरियल। GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इसमें एक चीज़ समझने वाला चीज़ है, पॉलिटी का कंटेंट्स पूरा भरा हुआ है। PID पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, उसका भी समझ बढ़ेगा और पॉलिटी का भी। तो बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है ये एडिटोरियल। देखो, डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है। डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका बाउंड्री को रीड्रॉ करना और नंबर ऑफ सीट्स को फिक्स करना। सही बात है, चाहे वो विधानसभा के लिए हो चाहे वो लोकसभा के लिए हो। और एट द सेम टाइम SC और ST का रिजर्वेशन करना, सीट का रिजर्वेशन करना। जानते हो, डिलिमिटेशन टू डिलिमिटेशन, SC और ST का जो रिजर्वेशन एक बार हो गया तो वहीं से होता है, और फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डिलिमिटेशन में वो बदल सकता है। हम समझ गए। आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170 जो संविधान का है, वो प्रोवाइड करता है कि लोकसभा के लिए कितने नंबर ऑफ सीट्स होने चाहिए और विधानसभा के लिए कितने होने चाहिए, वो आर्टिकल 170 गवर्न करता है। बात समझे। और इसमें ये लिखा गया है कि हर एक सेंसस के बाद, ऐसे नॉर्मली क्या बोला है कि 10 साल में सेंसस हो जाना चाहिए, मगर कोई मैंडेटरी नहीं है बच्चे लोग 10 साल में, क्योंकि कायदे से हमें 2021 में सेंसस कर लेना चाहिए था यदि 10 साल का प्रोविजन होता तो। अभी तक मोदी जी ने नहीं किया है 2021 का सेंसस, और ज़्यादातर जो चांस लग रहा है कि 2026 के बाद ही होगा। मगर जब 2026 का जब सेंसस होगा, उसको यदि लागू किया जाएगा तो जानते हो बहुत फ्रिक्शन होने जा रहा है। यहाँ पे देखो, जो डिलिमिटेशन प्रोसेस जो होता है कौन परफॉर्म करता है, डिलिमिटेशन कमीशन, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और कैसे अपॉइंट करता है, उसके लिए पार्लियामेंट से एक्ट पास करना पड़ता है। अभी तक कितना डिलिमिटेशन कमीशन पास हुआ है, अभी तक फुल फ्लेज कहोगे 3 पास हुआ है, और 2002 में तुम्हारा एक पार्सली पास हुआ था, टोटल कहोगे 4 पास हुआ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। समझ गए। तो यहाँ पे देखो, यदि फुल कहोगे तो 1951 के सेंसस के बेसिस पे हुआ, फिर 1961 के सेंसस के बेसिस पे हुआ, और फिर 1971 के सेंसस के बेसिस पे हुआ, यानी फुल फ्लेज 3 बार हुआ डिलिमिटेशन कमीशन बैठा है। टोटल कहोगे 4 है, मगर जो चौथा वाला है जो 2001 के सेंसस के बेसिस पे जो बैठा था, वो तुम्हारा स्टेट का, हाँ, स्टेट का जो बाउंड्री है उसको रीड्रॉ करने के लिए। बात समझे। अब देखो, बहुत खास चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, 1951 के सेंसस के हिसाब से बढ़िया समझना, 1951 में पॉपुलेशन कितना था, तो 36 करोड़, 36.1 है तो 36 करोड़ कहते हैं उसको, 36 करोड़ था। और सीट कितना अलॉट किया गया लोकसभा को, 494। ठीक है। सेकंड 1961 सेंसस, तो पॉपुलेशन 36 करोड़ से बढ़ के 44 करोड़ हो गया। और कितना सीट एलोकेट किया गया, 522, 522।
और जो तीसरा जो सेंसस है, जो फुल फ्लेज सेंसस 1971 का सेंसस, और उसके बेसिस पे कितना पॉपुलेशन था 55 करोड़। अब 55 करोड़ के हिसाब से 543 सीट्स एलोकेट किया, जो कि अभी भी चलता है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन था वो तो हटा दिया, अभी भी स्टिल 543 सीट्स है। अब देखो कहाँ 55 करोड़ के लिए 543 सीट्स रखा गया और अभी लगभग 145 करोड़ है। तो 145 करोड़ भाई जनता का देश में भी केवल 543 सीट्स ही है, जो कि 1971 में किया गया था, जबकि उस समय जो पॉपुलेशन था 55 करोड़ था, यानी कि बढ़ोतरी 90 करोड़ जनता का हुआ है। बात समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ? दिस ब्रॉडली ट्रांसलेट एन एवरेज पॉपुलेशन ऑफ 7.3, 8.4 एंड 10.1 लाख पर सीट रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब 494 जब सीट था 1951 सेंसस में, तो एक जो एमपी है कितना लोग को रिप्रेजेंट कर रहा था? 7.3 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा था। 61 में एक एमपी जिसका टोटल नंबर कितना है 522 लोकसभा में, वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा था? 8.4 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा था। 71 में बच्चे लोग लगभग 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा था एक एमपी पूरा इंडिया में। मगर क्या हुआ उसके बाद? 1971 एक तरह से कह सकते हो डिवाइडिंग ईयर है। उसके बाद क्या हुआ कि जो नीचे जो साउथ इंडियन है उसने बहुत मेहनत किया, साउथ इंडियन स्टेट जो बहुत मेहनत किया फर्टिलिटी रेट में, फैमिली प्लानिंग में, एजुकेशन में, और क्या हुआ यहाँ फर्टिलिटी रेट कम होते चला गया। मगर नॉर्दर्न इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। एग्जाम्पल देखो, अभी भी हम लोग 2025 में जी रहे हैं, अभी भी देखोगे तो तमिलनाडु का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2 से नीचे है, 1.6 1.7 होगा। और हम जब यूपी और बिहार का देखते थे, उत्तर प्रदेश का अभी भी 2.5 है और बिहार का अभी भी लगभग 2.9 के आसपास है, तो स्टिल गैप है। तो 1971 के बाद जो साउदर्न स्टेट्स है उसने बहुत मेहनत किया पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, एजुकेशन में और भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसमें बहुत कंट्रोल किया। बात समझ गए? तो बाद में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इंदिरा गांधी के टाइम में ही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो इंदिरा गांधी ने इसको कैप लगा दिया कि चलो ठीक है, ये 1971 के सेंसस के हिसाब से ही सीट होगा, और अभी तक स्टिल चल रहा है ये। मगर कब तक आखिर आप जो प्रॉब्लम है वो कब तक आप टालोगे? एक ना एक दिन तो रियलिटी का सामना करना ही पड़ेगा आपको। बात समझे? अब वो समय आ चुका है, 2026 आने जा रहा है, तो अब जब डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा तो उससे पहले ही रिएक्शन शुरू हो रहा है तमिलनाडु से। बात समझ गए? यहाँ पे देखो बच्चे लोग, तो वाई वर द नंबर ऑफ सीट्स, क्यों नंबर ऑफ सीट्स 1971 के हिसाब से ही हमने फ्रोज कर दिया? क्या कारण था? क्योंकि 1971 के सेंसस के टाइम में 55 करोड़ पॉपुलेशन था ना, और उस समय सीट कितना लोकसभा के लिए सीट कितना फिक्स किया गया? 543। स्टिल अभी भी वही है। क्यों किया है? क्योंकि देखो कारण क्या है, वही चीज़ 1991 सेंसस के बाद क्या हुआ कि जो साउदर्न स्टेट्स है उन्होंने बहुत मेहनत किया है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल किया। और उसके बाद क्या हो, देखो 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट जानते हो 1976 इंदिरा गांधी का टाइम है। तो उन्होंने क्या किया कि ईयर 2000 तक के लिए फिक्स कर दिया कि जो 1971 का सेंसस के हिसाब से 543 सीट्स हुआ है वही रहेगा, कैरी होगा 2000 तक। जब 2000 आना शुरू हो गया तो उसके बाद 84th अमेंडमेंट करके फिर ये बात 2026 तक टाल दिया गया। समझ गए? तो अब तो 2025 है, अब तो जो आप बला टाले थे अब तो आने जा रहा है, अब क्या करोगे? समझ गए? हाउएवर द बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन वे रीएडजस्टेड। हाँ, जो बाउंड्री है वो रीएडजस्ट किया गया। हम जानते हैं 2011 के सेंसस 2001 के सेंसस का, क्योंकि 4th डिलिमिटेशन कमीशन भी तो बैठा था। 4th डिलिमिटेशन कमीशन वो पार्शियल था, क्योंकि स्टेट का बाउंड्री को रीड्रॉ किया था। हाँ, रीड्रॉ किया था, वही SC और ST का सीट्स को भी रीड्रॉ किया था। वो रीड्रॉ है, वो पूरा नहीं है, 540 सीट्स बढ़ा नहीं है, बस एक प्रांत में, जैसे एक उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 80 सीट का 80 सीट ही होगा, एक सीट का कंपोजिशन कितना होगा एरिया, उसमें रीएडजस्ट किया गया था 2001 के सेंसस के हिसाब से, उसके हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन बना था। अच्छा, अब देखो जानते हो कि अब क्या होगा, 2026 के बाद फिर बैठेगा, सेंसस होगा। अब जब सेंसस होगा तो घमासान भी होगा, फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। समझ गए ना? तो पोस्टपोन करते करते आप लाद दिए। और देखो दूसरी बात ये कि 2021 में हमने सेंसस नहीं किया, हो सकता है कि सरकार के दिमाग में ये इंटेंट हो कि आखिर 2026 के बाद तो करना ही है, इससे बढ़िया 2026 के बाद ही करते, 21 में क्या करना। तो सरकार ने हो सकता है उस समय इसलिए नहीं किया हो। आगे देखो, बहुत सुंदर इन्फॉर्मेशन बच्चे लोग, बहुत सुंदर इन्फॉर्मेशन है। 2 सिनेरियो लेते हैं, एक सिनेरियो लेते हैं कि 543 सीट्स ही कैप है। चलो 543 सीट्स को ही रखते हैं। यदि 543 सीट्स को रखते हैं और पॉपुलेशन बेसिस पे, अब जानते हो कि जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है हमारे,
उन्होंने क्या लिखा था कि एज फार एज पॉसिबल, एज प्रैक्टिकेबल एज पॉसिबल, जहाँ जहाँ संभव हो, यदि संभव हो तो एक एमपी है ना जो रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को, वो यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए पूरा कंट्री में। यानी कि एक एमपी यदि 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सभी जगह पे सेम ही होना चाहिए। मगर रियलिटी क्या है बच्चे लोग? रियलिटी ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एक एमपी 25 लाख पीपल को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जबकि साउदर्न इंडिया में जाओगे, केरल देखोगे, तमिलनाडु देखोगे, जहाँ पे तुमको पता चला कि 10 लाख को, 12 लाख को, 13 लाख को एक एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी तो वहीं से खत्म हो गया। बात समझे? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यदि 543 को हम फिक्स कर दें, ठीक है, और 2026 के बाद जो बैठने वाला है, जो सेंसस होने वाला है और डिलिमिटेशन कमीशन होगा, तो यूपी और बिहार का पॉपुलेशन तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से बच्चे लोग जान के हैरान हो जाओगे। अभी सीट कितना है उत्तर प्रदेश का? 80 सीट है ना, 11 सीट का बढ़ोतरी हो जाएगा। टोटल सीट कितना हो जाएगा? 91 सीट हो जाएगा। बिहार का देखो, बिहार का कितना सीट है? अभी 40 सीट है ना, 10 सीट बढ़ जाएगा, 50 सीट हो जाएगा। राजस्थान कितना सीट है? अभी 25 सीट है, 6 सीट ऐड हो जाएगा, 31 हो जाएगा। एमपी देखो 29 सीट है, 4 ऐड हो जाएगा। समझ गए? आप देखो सब नॉर्थ इंडियन स्टेट से, ये सब नॉर्थ इंडियन को कैसे गेन, और की पॉपुलेशन स्टिल ज़्यादा है यहाँ पे। अब थोड़ा साउथ इंडिया में देखते हैं। साउथ इंडिया में कितना सीट का घटा हो रहा है? 8 सीट का घटा हो रहा है। अभी 39 सीट से 8 सीट घट के 31 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को जोड़ के कितना 42 सीट्स है, वो कितना लूजर होगा? 8 सीट लूज कर जाएगा। केरल देखो 20 सीट है अभी, वो कितना सीट लूज कर जाएगा? 8 सीट लूज कर जाएगा। कर्नाटका देखो, कर्नाटका में ज़्यादा लूज नहीं होगा, 2 सीट लॉस होगा। पंजाब में देखो 1 सीट लॉस होगा, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। हिमाचल में 1 लॉस होगा, ज़्यादा लॉस नहीं है। उत्तराखंड में 1 लॉस होगा, ज़्यादा लॉस नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है तुम लोग को कि जो साउथ इंडिया वाला जो है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, जो कोर साउथ इंडियन है, एंड समहाउ कर्नाटका ऑल्सो, ये जो लूजर होंगे। बात समझे? जैसे मैं नॉर्थ इंडिया का बोलता हूँ, 11 + 10 कितना हुआ? 21, 21 + 6 27, 27 + 4 कितना हो जाएगा? 31। बताओ 31 सीट तुम्हारा इधर बढ़ जाएगा नॉर्थ इंडिया में। अब वहाँ देखो 8 + 8 16 है ना, 8 24, हाँ, और नीचे करो 24 26, 24 + 26 2, 26 सीट साउथ इंडिया का घट जाएगा। यहाँ बताओ 31 सीट्स बढ़ रहा है, कितना? 31 ही नहीं बोले जी, 31 यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और वहाँ पे तुम्हारा 26 घट रहा है। तो ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि घटेगा, इसलिए अभी से हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। बात समझे? दूसरा सिनेरियो लेते हैं, लेट्स 543 को बढ़ा के 848 सीट कर दिया गया लोकसभा का, बढ़ा के, क्योंकि अभी नया लोकसभा में तो सीट भी तो बहुत बढ़ाया है। बात समझे? इसलिए तो बढ़ाया था कि बाद में होगा और बढ़ाया जाएगा। तो लेट से 843 हो गया, तो उत्तर प्रदेश अभी 80 है ना, उसमें 63 और ऐड हो जाएगा। 143 लोग जाएंगे उत्तर प्रदेश से रिप्रेजेंट करने के लिए लोकसभा में। बिहार कितना है? 40 है ना, यदि 848 हो जाए टोटल मेंबर, तो 39 और बढ़ जाएगा बिहार का, 79 लोग चले जाएंगे। बात समझे? आया समझ में? 29 एमपी का है, 23 बढ़ जाएगा और 52 हो जाएगा। तमिलनाडु देखो, तमिलनाडु का केवल 10 बढ़ोतरी होगा पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे। कहाँ उत्तर प्रदेश में 63 बढ़ रहा है, कहाँ बिहार में 39 बढ़ रहा है, लगभग डबल हो रहा है। जबकि तमिलनाडु में देखो 10 सीट बस बढ़ेगा। आंध्र प्रदेश तेलंगाना पुट टुगेदर 12 बढ़ेगा केवल, केरल का तो वो भी नहीं बढ़ रहा है। तो साफ साफ इंडिकेशन है बच्चे लोग, यदि 848 भी सीट्स कर दे तो इसमें भी साउथ इंडियन ही लूजर रहेंगे। बात समझ गए? आया समझ में? अब देखो, तो यही बोला है कि अभी देखोगे, अभी जो 543 सीट्स है उसमें साउथ स्टेट, जो साउदर्न स्टेट्स है, उसका 24% शेयर है। कहाँ पे? लोकसभा में 24, 543 का 24% निकाल लो। और यदि डिलीशन कमीशन होता है और 543 सीट्स है तो घट के जो 24% जो शेयर है ना, वो 19% हो जाएंगे, 5% से घट जाएगा, 19% शेयर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन तो होना ही है। आ रहा है समझ में? फ्रिक्शन तो होगा ही होगा। तो क्या होगा? 24% से घट के 19% हो जाएगा, क्योंकि 5% का है ना रिडक्शन हो जाएगा। तो चलो ये ठीक है, इंडिया का सिनेरियो है। तो क्या बाकी कंट्री नहीं गुजरे हैं क्या इस फेज से? बाकी कंट्री भी गुजरे हैं। तो बाकी कंट्री कैसे मैनेज कर रहे हैं? जैसे एक क्लासिकल केस लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। अब देखो, जानते हो यूएस में भी 2 हाउस हैं,
करेक्ट। 2 हाउस वहाँ पे भी लोकसभा टाइप का है और वहाँ पे भी राज्यसभा सेनेट के फॉर्म में है, करेक्ट। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ का लोकसभा इक्विवेलेंट टू लोकसभा, और वहाँ पे सेनेट है इक्वल टू राज्यसभा। वहाँ पे तरीका अलग है। देखो 435 सीट्स वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि वहाँ के लोकसभा में 435 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं। और सीनेट में जानते हैं, सीनेट में तो बहुत सिंपल हिसाब किताब है ना। 50 स्टेट से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना है, तो हर एक स्टेट से 2 मेंबर जाएगा, चाहे वो स्टेट कितना छोटा क्यों ना हो, उसे मतलब नहीं है। तो चाहे स्टेट छोटा हो, चाहे स्टेट बड़ा हो, चाहे टेक्सास हो, अच्छा एक छोटा आइलैंड, हवाई आइलैंड हो, दोनों 2 आदमी जाएगा वहाँ पे। यानी कि 50 स्टेट को, हर स्टेट को 2 आदमी रिप्रेजेंट करेगा सीनेट में, इरेस्पेक्टिव ऑफ लैंड, इरेस्पेक्टिव ऑफ स्मॉल बिग कुछ भी हो। वहाँ मेन चीज़ है लोकसभा का देखना वहाँ का, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कितना सीट है 435। और अभी से नहीं बचे लोग, 1913 से है, 1913 से है ये लोग का। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग 1971 से है, ये लोग का 1913 से है। तो ये लोग तो और अच्छे से जी रहे हैं, और अभी तक 435 सीट्स ही है। अब इसमें एग्जाम्पल देखो, 1911 में जब सेंसस हुआ बच्चे लोग, तो उस समय 9.4 करोड़ था यूनाइटेड स्टेट्स का पॉपुलेशन। अभी जानते हो लगभग 34 करोड़, 33-34 करोड़ है ना। उसके बावजूद तो 435 ही सीट्स हैं। तो कोई सर यहाँ पे कन्फ्लिक्शन नहीं हुआ क्या यहाँ पे कन्फ्लिक्शन नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे भी तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया, 9 करोड़ से 33 करोड़ बढ़ गया है, तो पॉपुलेशन तो बहुत बड़ा है, और स्टिल सीट 435 सीट्स। तो मन में आ सकता है ना सवाल, क्या है यहाँ पे भी फ्रिक्शन होगा? मैं यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हुआ। कारण क्या है कि जितने भी स्टेट है उसका जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है मोर और लेस सेम है। भारत जैसा सिचुएशन नहीं है, क्योंकि भारत में क्या है कि नॉर्थ इंडिया में बहुत बढ़ गया, साउथ इंडिया में डीप चला गया। तो यहाँ तो क्लियर डिवाइड दिखेगा तुमको, मगर यूनाइटेड स्टेट्स में जो 50 स्टेट में इस तरह का डिवीजन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हुआ है लगभग यूनिफॉर्म है। बात समझे? आया समझ में? अब देखो यहाँ पे दिस डज नॉट रिजल्ट, इसका मतलब ये, आप देखो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है यूनिफॉर्म, इसके वजह से ज़्यादा सीट नुकसान और फायदा नहीं हुआ। यदि नुकसान भी हुआ तो 1 सीट गया, और फायदा भी हुआ तो 1 सीट आया, इस तरह का कुछ। तो एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो 2020 के सेंसस के हिसाब से, हर सेंसस में ये लोग भी एडजस्ट करता हूँ कि इतना स्टेट से इतना जाएगा लोकसभा में, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। तो एग्जाम्पल देखो, टेक्सास को 2 सीट मिला, टेक्सास को 2 सीट मिला। टेक्सास एक यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्टेट है, जबकि 5 अदर स्टेट को 1-1 सीट मिला, जबकि 7 स्टेट को 1 सीट लॉस हुआ। कहाँ ज़्यादा फर्क पड़ा? एक स्टेट को 2 सीट मिल रहा है, एक को 1 मिल रहा है, और एक को 1 सीट नुकसान हो रहा था। कितना नुकसान हो रहा है बताओ तो, कितना फायदा हो रहा है बताओ तो? कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। जैसे अभी देखे तो यूपी और बिहार को कितना सीट मिल जाएगा 543 में, या ज़्यादा नंबर बढ़ाया जाए तो कितना होगा? तो वहाँ तो बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा था भारत के सिनेरियो में। बात समझे? तो ये यूएसए का मॉडल हो गया। अब देखो यूरोपियन यूनियन का और खास मॉडल है। यूरोपियन यूनियन तो इससे भी बेटर है। इनफैक्ट हमारा जो प्रॉब्लम है, हम यूरोपियन यूनियन के मॉडल से हम लोग सीख सकते हैं। बेस्ट सोल्यूशन दे रहा है ये। जैसे एग्जांपल देखो, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट जानते हो, इसमें कितने 27 स्टेट्स है ना, वो हट गया तुम्हारा, यूके हट गया, तो 27 स्टेट्स का बना हुआ यूरोपियन यूनियन का एक पार्लियामेंट है। उसमें कितने मेंबर हैं? 720 मेंबर हैं। कितना है? 720 मेंबर है, जो कि 27 मेंबर कंट्री से चुन के जाते हैं। मगर तरीका क्या है? डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी। ये क्या होता है डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी? इसमें बच्चे लोग जिस राज्य में, यानी कि जिस कंट्री में कम पॉपुलेशन है, जिस कंट्री में कम पॉपुलेशन है, उसको यदि कोई मेंबर रिप्रेजेंट करता है यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में, तो उसका जो कितने आदमी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा दूसरे स्टेट में। कहने का मतलब, यदि समझ में नहीं आया तो कहने का मतलब ये हुआ कि डेनमार्क में 60 लाख पॉपुलेशन है और उसको 15 सीट दिया गया है, यानी कि एक जो मेंबर है डेनमार्क, 15 सीट डेनमार्क से जाएगा कहाँ पे? 720 में, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में 15 मेंबर जाएगा डेनमार्क से, जबकि पॉपुलेशन ओवरऑल पॉपुलेशन कितना है? केवल 60 लाख है। तो एक जो मेंबर है वो 4 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि जर्मनी में 8.3 करोड़ पॉपुलेशन है और उसको कितना सीट दिया गया? 96 सीट दिया गया, और जबकि वहाँ पे एक जो मेंबर है वो कितना आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है? 8.6 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी को बोलते हैं डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी, स्टेट को पॉपुलेशन को देखते हुए। तो भारत में ये हो सकता है ना, यही ना हो रहा है इंडिया में भी, कि केरल भले ही कम पॉपुलेशन है, 20 मेंबर जा रहा है ना, उत्तर प्रदेश भले ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो 80 मेंबर जा रहा है, तमिलनाडु और बिहार में 40 सीट्स है लोकसभा के लिए, तमिलनाडु में 39 सीट्स है, लगभग इक्वल कह सकता हूँ।
मगर बिहार का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तमिलनाडु का पॉपुलेशन कम है बिहार कंपेयर में, तो डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटीज हो सकता है, समझते हो? अभी है ना जी। तो यानी कहने का मतलब है कि अभी का मॉडल कैरी हो सकता है आगे, ये बोलने का मतलब है। तो इस पर कोई फ्रिक्शन करने की जरूरत नहीं है, और ना ही केंद्र सरकार इन्फोर्स करे इस चीज़ को। केंद्र सरकार को भी लगे कि नहीं 1971 सेंसस जो है उसको रखते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का मॉडल आपको बोलता है कि आप ऐसा कर सकते हो ताकि टू अवॉइड फ्रिक्शन। आगे देखो, तो वन आर्गूमेंट्स टुवर्ड्स स्टेटस को, ये तो हमको यूरोपियन यूनियन मॉडल से ही पता चल गया कि स्टेटस को ही मेंटेन करते हैं, जैसे अभी जितना सीट है उसी को मेंटेन करते हैं, उसी को कैरी करते हैं, क्योंकि यस देश को आगे विकसित भारत बनाना है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से ही तो विकसित भारत बनेगा 2047 तक। इस तरह का यदि फ्रिक्शन होगा तो दिक्कत हो जाएगा ना जी। लॉगर हेड्स में नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। डिलिमिटेशन जब बताओ झगड़ा हो रहा है, ये कोई अच्छा चीज़ है क्या? हाँ, स्टेट और सेंटर साथ में मिलकर काम करें। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसको ऐसे किया जा सकता है, भारत कॉन्टेक्स्ट में इस तरह किया जा सकता है बच्चे लोग। जैसे जो इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है तो वो यूनियन लिस्ट में ही है। जैसे एग्जांपल देखो, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, टैक्सेशन, वही यूनियन लिस्ट में। और यूनियन का ही काम है, वो सेंटर का ही काम है, वो करने दो अच्छे से। वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही अकाउंटेबल होगा उस चीज़ को लेके। यदि किसी राज्य में पॉपुलेशन ज़रा बढ़ गया तो विधानसभा का बात करो ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यदि मान लो कि बिहार में बढ़ गया पॉपुलेशन तो बिहार का विधानसभा को बड़ा कर दो। उत्तर प्रदेश में बढ़ गया तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा को बड़ा कर दो। सेंटर पे क्या चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि सेंटर तो जो सेंटर का यूनियन लिस्ट का जो सब्जेक्ट है वो तो अकाउंटेबल होगा ही होगा वही चीज़ को लेके। तो इसलिए देखो यहाँ बोला गया कि मेजॉरिटी ऑफ द स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो स्टेट गवर्नमेंट ही इंप्लीमेंट करता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सबसे नज़दीक है सिटीजन का। इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट का भी जो थर्ड टायर है, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, भाई उसको स्ट्रेंथ कर दो ना, उस पर ज़्यादा ध्यान दो, वो ज़्यादा बेटर सोल्यूशन है। तो चूंकि देखो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में स्टेट गवर्नमेंट ही काम करता है, तो इसलिए जो लोकसभा में जो एमपी है उसको 542 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना यूनियन लिस्ट का अपना देखेगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। फेडरल प्रिंसिपल ही बचा रहेगा। यदि आपको बढ़ाना ही है, आपके राज्य में पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया तो आप एमएलए बढ़ाओ, वो ज़्यादा बेटर होगा, विदाउट द चेंजिंग द नंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में आप जितना ही भेज रहे हो उतना ही भेजो, लोकसभा में जितना जा रहा है उतना ही भेजो। स्टेट को बड़ा कर लो, स्टेट का विधानसभा को बड़ा कर लो, समझ गए। और दूसरी बात है कि ये झूठ मूठ का जो डिबेट चल रहा है, इससे अच्छा यदि थोड़ा स्टेट अपना दिमाग ठीक कर ले तो थोड़ा ठीक से लोकल बॉडीज पंचायत पे काम करे, म्यूनिसिपैलिटी काम करे, वो ज़्यादा बेटर होगा ना, बल्कि ये उससे ज़्यादा ग्रास रूट डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगा ना, बल्कि ये भी परफेक्ट सोल्यूशन है। दैट्स इट, कंप्लीटेड।